अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम नमस्ते सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करोगे। हम तीनों की तरह आज एक और वीडियो और उसका टाइटल है वीडियो का टाइटल है जी, फॉल ऑफ सीरिया विल हैव ह्यूज इम्पैक्ट ऑन कश्मीर, डिड इंडिया मेक अ मिस्टेक बाय प्रशांत धवन। और मेरा नाम है राणा मुदल, मेरे साथ हैं मोहम्मद समीर खोखर। मरी सकलैन इकबाल। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। स्टार्ट। नमस्कार, वेलकम टू स्टडी आईक्यू। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ पिछले कुछ दिनों में सीरिया में जो हुआ है, इसका इम्पैक्ट पूरी दुनिया में महसूस किया जाएगा और भारत में भी। मैं आपको बता दूं, पर्टिकुलरली कश्मीर में हो सकता है कि हम प्रेशर फेस करें। नाउ पहली बात तो ये आपके सामने है वर्ल्ड मैप, और यहाँ पे अगर मैं जूम करूं सीरिया में, नवंबर 27 2024 को ये हालत थी सीरिया की। जो ये लाल पार्ट है, ये बशर अल असद के अंडर था और बशर अल असद यहाँ पे प्रेसिडेंट थे। और उसके बाद हम देखते हैं कुछ ही दिनों में टर्की बैक्ड जो HTS ग्रुप है, ये एक एक करके फैलता रहता है। और इस तरीके से यहाँ पे आप देख पाओगे सीरिया में बशर अल असद का एरिया कम होता गया। और आज के समय सीरिया में दो मेन पावर्स है। सीरिया का देखिए बंटवारा होगा। एक तो जो ये येलो पार्ट है ना, यहाँ पे कुर्दिश स्टेट बनाई जाएगी। जो कुर्द लोग हैं, वो लोग अपना देश यहाँ पर बनाएंगे। इस देश को बनाने में इजराइल भी काफी हेल्प करेगा। दूसरा देश टूट के मोस्ट प्रोबेबली ये बनेगा, जो ये हरा देश है, ये HTS के अंडर अपना खुद का देश बनाएंगे, जिसका झंडा भी रिसेंटली किया गया है रिलीज। जी हाँ, सीरिया का झंडा भी बदल दिया जा चुका है। और यहाँ पे आप देख पाओगे ये है सीरिया का अब नया फ्लैग। जो HTS ग्रुप है उसके अंडर सीरिया ये फ्लैग यूज करेगा। पहले बशर अल असद के अंडर सीरिया का ये ऑफिशियल फ्लैग हुआ करता था। ना सीरिया का देखिए, ना सिर्फ झंडा बदलेगा, इनकी जो विदेश नीति है ये भी बदलने वाली है। और इसका एक बड़ा इम्पैक्ट भारत पे पड़ेगा। ऑलरेडी हम देख रहे हैं कि भारत में जो इंटेलिजेंस सोर्सेज हैं, उन्होंने ये बोलना स्टार्ट कर दिया है कि बशर अल असद के गिरने के बाद जो इस्लामिक स्टेट और उससे जुड़े हुए जो आतंकवादी संगठन हैं, इनकी प्रेजेंस भारत में बढ़ सकती है। और इससे कश्मीर इशू भी बुरी तरीके से इम्पैक्ट हो सकता है। ना बशर अल असद के बारे में वैसे मैं आपको ये बता दूं, कई लोग जानते नहीं होंगे, वैसे कश्मीर के इशू को लेकर ना बशर अल असद ने कभी भी ओपनली इंडिया को टारगेट नहीं किया है। और इसलिए आज के समय ऐसे आर्टिकल्स पब्लिश हो रहे हैं कि बशर अल असद का गिरना ये एक सेटबैक है, ये नुकसान है भारत की पोजीशन को लेकर ऑन कश्मीर। रीजन मैं आपको ये बताता हूं। देखो, भारत और सीरिया ने आज से कई साल पहले एक अंडरस्टैंडिंग ये डेवलप कर ली थी कि इंडिया गोलन हाइट्स को सीरिया का पार्ट मानेगा। उसके रिस्पॉन्स में बशर अल असद कश्मीर के इशू को लेकर पाकिस्तान का बढ़ चढ़ के समर्थन नहीं करेंगे। और आप लोग जान के हैरान होंगे, भारत ने हर बार यूनाइटेड नेशंस में जब बारी आई कि इजराइल का समर्थन करना है या सीरिया का, भारत ने हर बार सीरिया का समर्थन किया था। फॉर एग्जांपल, यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली में जब भी रेजोल्यूशन प्रेजेंट हुआ कि जो गोलन हाइट्स का एरिया है, ये सीरिया का पार्ट है, इजराइल का पार्ट नहीं है, इजराइल को ये धरती छोड़ देनी चाहिए, इंडिया ने हमेशा इस रेजोल्यूशन को समर्थन दिया है। यहां पे आप देख पाओगे आर्टिकल 2023 का, इंडिया वोट्स इन फेवर ऑफ UNGA रेजोल्यूशन दैट एक्सप्रेसेस डीप कंसर्न ओवर इजराइल नॉट विड्रॉइंग फ्रॉम सीरियन गोलन हाइट्स। नाउ ये कौन सा एरिया है, ये मैं आपको दिखा देता हूं। यहाँ पे आप देख पाओगे ये एशिया का मैप, ये हमारा प्यारा भारत, और यहाँ पे आपको दिख जाएगा सीरिया। अभी के लिए एज ए यूनाइटेड कंट्री दिख रहा है, बट मोस्ट प्रॉब्ली जो हालत यहाँ पे बनी हुई है, एक बंटवारा तो इस देश का होना बनता ही है इवेंचुअली। खैर, यहाँ पे आप देख पाओगे ये इजराइल है, और ये सीरिया और इजराइल के बीच में ये जो इलाका आपको दिख रहा है ना, ये है गोलन हाइट्स। इजराइल ने देखिए गोलन हाइट्स सीरिया से कब्जा लिया था 1967 में। इसमें देखिए इजराइल की गलती है नहीं। उस वक्त सीरिया समेत कई कंट्रीज ने इजराइल पे अटैक किया था। इजराइल वो वॉर जीत गया, और वॉर जीतने के बाद इजराइल ने ये जो इलाका है ना, चाहे इंटरनेशनल बॉर्डर पे ये इलाका सीरिया का पार्ट देखे, मगर इजराइल ने कई दशकों से गोलन हाइट्स में कब्जा बनाकर रखा। और सीरिया ने इंडिया को यह कहा था कि आप इस एरिया को लेकर यूनाइटेड नेशंस में, इंटरनेशनल संगठनों में आप हमारा समर्थन दीजिए। हम लोग कश्मीर का इशू नहीं रेज करेंगे, पाकिस्तान को ओपन सपोर्ट नहीं देंगे। अब यहाँ पे आप एक सवाल पूछ सकते हैं, मान लो हाइपोथेटिकली स्पीकिंग सीरिया कश्मीर का इशू रेज कर भी देता, तो क्या हो जाता? कश्मीर कहीं जाने वाला तो था नहीं। एक बार को आप कह सकते हैं, मगर भारत की ना ये कई दशकों पुरानी फॉरेन पॉलिसी है, 1960 से चलती आ रही है कि सीरिया के साथ हम अच्छे रिलेशंस मेंटेन करेंगे, और जब UN में वोटिंग की बात आएगी तो इजराइल को छोड़कर हम सीरिया का समर्थन करेंगे।
इंडिया ने कभी भी ये फॉरेन पॉलिसी चेंज नहीं करी। एक बार को आप कह सकते हैं कि ये सब देखकर इज़राइल को गुस्सा आया होगा कि हम लोग इनका इतना समर्थन करते हैं, ये हमारे अगेंस्ट वोट कर रही है यूएन में। बट इंडिया की एक फॉरेन पॉलिसी है, इंडिया ने हमेशा ना दुनिया में अपनी जो रेपुटेशन है ये बनाकर रखी है। और दुनिया में मैं आपको बता दूं, इवन जियोपॉलिटिक्स में, पर्सनल लाइफ में, एक आदमी की जो हिस्ट्री है, उसकी जो डिपेंडेबिलिटी है, कि एक बार हम यहाँ पे आपको आश्वासन दे रहे हैं कि हम इस मुद्दे में आपका समर्थन करेंगे, फिर कई दशकों तक वो स्टांस बनाकर रखना, उससे देखिए एक कंट्री पर ना लोगों का भरोसा जागता है कि एक बार अब इनकी यहाँ पे कमिटमेंट आ गई है, नाउ इंडिया विल सपोर्ट अस। तो इंडिया ने ये पॉलिसी रखी है, एक बार को आप कह सकते हैं चेंज कर लेते तो फायदा होता, बट इट रियली डिपेंड्स ऑन द पर्सपेक्टिव। मगर अब यहाँ पे क्वेश्चन ये आ चुका है कि बशर अल असद के हटने के बाद गोलन हाइट्स तो छोड़िए, अब इजराइल ने गोलन हाइट्स के आगे का जो बफर जोन है ये भी कब्जाना स्टार्ट कर दिया है। और सोशल मीडिया पे आज के समय एक फोटो वायरल हो रही है जहां पे ये बताया जा रहा है कि इजराइल अभी सीरिया का बहुत सारा हिस्सा, दमास्कस के पास का, ये जो शहर है यहाँ पे दमास्कस, ये है सीरिया की राजधानी, इसके पास का बहुत सारा हिस्सा इजराइल कब्जा लेगा, ताकि फ्यूचर में आज से कई सालों बाद, कई दशकों बाद, जब इजराइल को दमास्कस भी कब्जाना हुआ और सीरिया का बहुत सारा हिस्सा कब्जाना हुआ, तो बहुत ही आसानी से ये लोग कर पाएंगे, अपनी मिलिट्री को आगे पुश कर पाएंगे। नाउ जो ये फोटो है ये मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पे आप देख पाओगे ये जो एरिया है गोलन हाइट्स का, अभी के लिए इजराइल यहाँ पे है, ये यहाँ पे कैपिटल है सीरिया की। अभी इजराइल धीरे धीरे पहले फेज 1 में ये एरिया कब्जाएगा, ये वाला, फिर फेज 2 में ये एरिया कब्जाएगा, उसके बाद सेफ जोन गोल, ये एरिया भी प्रीटी मच इजराइल के अंडर होगा। मैं आपको बता दूं कुछ ही किलोमीटर दूर इजराइल होगा सीरिया की कैपिटल से। कभी भी इजराइल चाहे तो एक बड़ा कैपिटल, एक इंपॉर्टेंट देश का इजराइल अपने अंडर ले सकता है। तो एक बार को आप कह सकते हैं जो भी हमारी कैलकुलेशन थी सीरिया को लेकर, कश्मीर को लेकर, उनके सपोर्ट को लेकर, ये काफ़ी हद तक गलत साबित हुई है, क्योंकि आज के समय गोलन हाइट्स छोड़िए, ये पूरा एरिया ही इजराइल अपने अंडर ले रहा है। और अब आप इमेजिन कर सकते हैं यूनाइटेड नेशंस में जो ये नई सरकार आएगी सीरिया में, यूनाइटेड नेशंस में इंडिया उनके लिए वोट कर भी दे फ्यूचर में, तो कुछ मैटर करेगा नहीं, क्योंकि गोलन हाइट्स बहुत ज़्यादा अब इजराइल के अंडर आ चुका होगा। और अब पॉसिबिलिटी ये भी है कि सीरिया में जो नई सरकार बनेगी, यहाँ पर काफ़ी सारे अराजक तत्व आएंगे जो रीजन में इंस्टेबिलिटी लाने की कोशिश करेंगे, और कश्मीर में भी इससे हो सकता है कि प्रेशर आए। तो आप कह सकते हैं लॉन्ग टर्म में ये एक फॉरेन पॉलिसी मिस्टेक भी थी भारत की। बट ऑब्वियसली इस टॉपिक से रिलेटेड अभी बहुत सी डेवलपमेंट्स होंगी, बहुत कुछ देखना होगा कि सीरिया में जो नई सरकार बनेगी उनका कश्मीर को लेकर क्या व्यू पॉइंट होगा, और उसके रिस्पॉन्स में गोलन हाइट्स को लेकर भारत क्या बोलेगा। इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग टू सी। कुछ अपडेट्स आती है तो मैं आपके लिए अपडेटेड वीडियो ले आऊंगा। और फाइनली यहाँ पे आप लोगों से मैं एक एमसीक्यू भी पूछूंगा। देखिए, एक्सियम 4 मिशन आज के समय काफ़ी न्यूज़ में है। इसके अंडर इंडियन एस्ट्रोनॉट्स को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में यूएस पहुंचाएगा। आपको बताना है कि कितने इंडियन एस्ट्रोनॉट्स ये सिलेक्ट कर लिए जा चुके हैं एक्सियम 4 मिशन के अंडर, और ये लोग इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में जाएंगे। ये हैं यहाँ पे आपकी ऑप्शंस: 2 एस्ट्रोनॉट्स, 3 एस्ट्रोनॉट्स, 4 एस्ट्रोनॉट्स, या फिर 10 एस्ट्रोनॉट्स। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। जो लोग देंगे सही आंसर उनकी कमेंट को मैं दे दूंगा हार्ट, ताकि बाकी लोग समझ पाए कि सही उत्तर क्या है। एंड फाइनली आप लोगों के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज। देखिए, लाइफ में कभी कभी आपको करियर में ना बस एक स्टार्ट चाहिए होती है। आप चाहते हैं बस पहली जॉब मेरी लग जाए और उसके बाद धीरे धीरे मैं तरक्की करूंगा, आई विल अर्न मोर। वेल, स्टडी IQ XLR आपके लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी लाया है विद डेटा एनालिस्ट कोर्स। देखिए, आज के समय दुनिया भर में कोई भी कंपनी हो, वहाँ पे डेटा एनालिस्ट की आवश्यकता है, और डेटा एनालिस्ट बनने का रास्ता स्टडी IQ आपको दिखाएगा। आपको सिंपली क्या करना है, कमेंट सेक्शन में जाइए, यहाँ पे आपको लिंक दिख जाएगा इस कोड का, स्टार्ट योर करियर एज ए डेटा एनालिस्ट विद स्टडी IQ XLR मास्टरी बैच। इस लिंक पर करिए क्लिक, और यहाँ पर देखिए स्टडी IQ XLR आपको प्रोवाइड करेगा डेटा एनालिस्ट मास्टरी लाइव बैच, जिसके अंडर 3 महीने में आपको प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाएगी एक्सेल की, SQL की, टैब्ल्यू की, पाइथन की, वेरियस स्किल्स आपको प्रोवाइड की जाएगी, ताकि आप कल को किसी भी कंपनी में एक डेटा एनालिस्ट के रूप में अपना करियर स्टार्ट कर सके। और डेटा एनालिस्ट की मैं आपको बता दूं, जो स्टार्टिंग सैलरी है, कोई भी फ्रेशर बिना किसी एक्सपीरियंस के किसी कंपनी में लगता है तो स्टार्टिंग सैलरी 6 से लेकर 8 लाख रुपए पर साल की होती है। और 2030 तक माना जा रहा है कि डेटा एनालिस्ट की भारत देश में बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होने वाली है। तो अगर आप तब तक एक्सपीरियंस गेन कर लेते हैं वेरियस कंपनीज में काम कर करके, तो इससे आपके करियर को एक बड़ा बूस्ट मिलेगा।
जी, कुर्दिस्त। कुर्दिश बिल्कुल जी, है तो ये बड़ी सैड न्यूज़। और सीरिया की अभी जिस तरह से कंडीशन बनी हुई है, सीरिया में जिस तरह से माहौल अभी बना हुआ है, बशर अल सईद की जो सरकार है, उसके ताल्लुकात भारत के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात थे, क्योंकि वो भारत की जो स्टेटमेंट यूनाइटेड किंगडम में जिस तरह से हर दफ़ा भारत ने सीरिया का साथ दिया है, वो इन चीज़ों को मद्देनज़र रखकर उन्होंने भारत के लिए हमेशा अपना जो एक कह लें कि बेनिफिट है ना, वो भारत के बारे में सोच के रखा है। कुछ भी ऐसी स्टेटमेंट ओपनली कश्मीर के हवाले से उन्होंने नहीं दी जो इंडिया को बुरी लगे, क्योंकि वो इस बात को जानते थे कि जब भी इज़राइल और इसके सीरिया के माबैन यूनाइटेड किंगडम में वोटिंग होती रही है, तो इंडिया ने हमेशा सीरिया का साथ दिया है। हालाँकि देखा जाए अगर तो इज़राइल जो है उसके साथ भी भारत के बहुत अच्छे रिलेशन हैं, और भारत कभी भी नहीं चाहेगा कि इज़राइल के साथ भी उसके रिलेशन खराब हों। लेकिन भारत की जो पॉलिसी हैं वो इस तरह की होती हैं कि जियोपॉलिटिक्स को वो लेकर बड़ी मैच्योर पॉलिसी लेकर चलते हैं। लीडरशिप जो इंडिया की है वो समझते हैं कि हमने किस जगह पे किस कंट्री को वैल्यू देना है, और दोनों कंट्रियों को फिर बाद में वो लेवल भी कर लेती हैं। अगर देखा जाए तो आज से कुछ साल पहले जब फ़िलिस्तीन में ये मुद्दा छिड़ा था, तो फ़िलिस्तीन का भी जितने इनोसेंट लोगों का हत्या हुई थी, उसमें मोदी साहब भी बोले थे, और जो इज़राइलियों की हत्या हुई थी, उसमें भी मोदी साहब बोले थे। मतलब कि वो लेवल रखना जानती हैं। इंडिया की जो लीडरशिप है ना, वो दुनिया को डील करना जानते हैं। अदरवाइज़ अगर इस तरह से किसी भी कंट्री का पक्षपात करें, तो ज़ाहिर-सी बात है प्रॉब्लम तो बनती है कि यार आप हैं तो हमारे फ्रेंड, लेकिन आप साथ सीरिया का दे रही हैं। लेकिन इंडिया ने इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखना होता है कि सीरिया में जो जहादी तंज़ीमों का एक गठबंधन है, उनका रुझान अगर कश्मीर के मुद्दे को लेकर उठता है, तो काफ़ी सारे नुकसानात का सामना इंडिया को आने वाले टाइम में करना पड़ सकता है। बशर अल सईद की सरकार गिरने के बाद इंडिया ज़ाहिर बात है फ़िक्रमंद तो है, लेकिन उसके मुतबादल अब क्या पॉलिसीज़ आएँगी, अब ये तो आने वाले टाइम में पता चलेगा। लेकिन फ़िलवक़्त सीरिया जो है वो 2 पार्ट में बँट चुका है, जिसमें 2 गिरोह हैं। एक कुर्दिस्तान बनेगा, वो कुर्दों का देश बनेगा, और दूसरी साइड पर एक तंज़ीम है जिसने आधा देश वो बनाएँगे, और ये दोनों ग्रुप जो हैं, वो इस तरह से 2 कंट्रियों को अब होल्ड करेंगे, क्योंकि सीरिया का जो फ्लैग है वो भी अब चेंज कर दिया गया है। ये एक कह लें कि चंद सालों में दुनिया का पूरा जो नक्शा है ना, वो चेंज होने जा रहा है। बहुत सारे ऐसे कंट्री हैं जिनमें युद्ध छिड़ चुका है, और सोच से भी ज़्यादा चेंजिंग जो है वो जियोपॉलिटिक्स के हवाले से अभी दुनिया में हो रही है। और उसके बाद इज़राइल जो है वो अपनी पॉलिसी लेके चल रहा है कि सीरिया के ऊपर कैसा कब्ज़ा करना है। सीरिया का कुछ एरिया है, वो गोलन हाइट जो है वो उसने हथिया लिया है, वो उसके ऊपर उसने कब्ज़ा कर लिया है, क्योंकि आने वाले टाइम में सीरिया का जो कैपिटल है, अगर उसके ऊपर इज़राइल कब्ज़ा करना चाहता है, तो इज़राइल के लिए ज़ाहिर-सी बात है थोड़ी आसानी हो जाएगी। अपने आर्मी को पुश करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए उन्हें इतनी ज़्यादा मुश्किलात का सामना नहीं करना पड़ेगा, जितना एक डायरेक्ट वे में मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। जी, बिल्कुल, गोलन हाइट्स तो उनके पास पहले से ही है। वो तकरीबन 1967 में जो है उन्होंने कब्ज़ा किया हुआ था इज़राइल ने। लेकिन ये है कि आगे वाला जो बफर ज़ोन है उसको भी जो है वो हथियाने की कोशिश कर रहा है इज़राइल। हुँ, हुँ। और अभी जो अगर क्योंकि इंडिया जो है वो स्टांस ले रहा था उनके लिए अपना क्या नाम है बशर अल सईद जब हुकूमत में थे, सीरिया के लिए तो हमेशा से उन्होंने साथ दिया, लेकिन सीरिया ने भी आगे से जो है वो इंडिया का साथ दिया कश्मीर पे यूएन में। तो बाकी ये है कि अभी जो है हालाँकि अभी देखा जाए इंडिया की दूसरी साइड पे इज़राइल भी है। इज़राइल भी उनका जो है वो सबसे बड़ा अच्छा दोस्त है इंडिया का, और दूसरी साइड पे सीरिया भी है। तो लेकिन जो जिसको पहले ज़ुबान दी हुई है, इंडिया उसी का साथ दे रहा है। ये बड़ी एक मैं कहता हूँ कि अपनी वैल्यू बनाने का ना जो है होता है कि ये कोई-कोई मुल्क ही कर सकता है। हर मुल्क ये अपनी ज़ुबान पे नहीं ठहरता, और जहाँ पे ज़्यादा फ़ायदा होता है वहाँ पे लपक जाता है। लेकिन ये है कि इंडिया जो है वो अपनी ज़ुबान जब दी हुई थी तो उसी के पर कायम रहा, और सीरिया का हमेशा साथ दिया। सीरिया ने भी आगे से कश्मीर पे कोई भी ऐसा मुद्दा नहीं जगाया पाकिस्तान के हक में कि जिस पे इंडिया को जो है वो कोई नुकसान हो। सीरिया ने भी जो है वो इंडिया का साथ दिया हमेशा, और लेकिन बशर अल सईद जो है वो रशिया का भी जो है वो करीबी है, इसमें भी कोई शक नहीं है। रशिया में अभी मेरे ख़्याल में रशिया में चला गया है बशर अल सईद। तो लेकिन ये है कि वहाँ पे अब तुर्की की एक जो है जमात उसने कब्ज़ा कर लिया है सीरिया पे।
और तुर्की की जो है तुर्की ने भी हमला किया था अभी, और अमेरिका ने भी। तो ये खाली उस तंजीम का काम नहीं है, वो इतनी जल्दी नहीं कर सकती, ये पीछे से सपोर्ट हुई है सारी। तो वो तो सबको ही पता है। तो लेकिन ये है कि अब वो तंज़ीम जब आई है तो पाकिस्तान के भी ये बताना ज़रूरी है, क्योंकि पाकिस्तान में मैं काफ़ी सारी ऐसी जो है वो वीडियो देख रहा हूँ जो कि पाकिस्तानी बड़े खुश हो रहे हैं कि सीरिया में जी सुन्नी हुकूमत आ गई है। तो सुन्नी हुकूमत को लेके जो है वो बड़ा खुश हो रहे हैं, शिया की हुकूमत जो है वो ख़त्म हो रही है। और अगर देखा जाए तो इससे ज़्यादा इराक और ईरान पे भी अब इम्पैक्ट पड़ेगा। इराक को जो है वो अब ख़तरा है, क्योंकि इराक भी बॉर्डर साथ ही है, इराक में भी ज़ाहिर है सुन्नी तहरीक आएगी, और उसके बाद जो है वो ईरान जो शिया का है, उस पे भी जो है वो इम्पैक्ट पड़ने वाला है। इसमें भी कोई शक नहीं है। और हो सकता है सीरिया जो है अब तो इज़राइल के साथ मिल के ही काम करे, और लेकिन क्योंकि पहले जो था वो इज़राइल के साथ मेरे ख़्याल में गुत्थम-गुत्था होते थे, लेकिन जो है अभी जो है वो इज़राइल के साथ ही होंगे। तो वो ईरान को, इराक को जो है वो टफ टाइम देंगे अभी। तो बहरहाल ये है कि ये तो वक़्त ही बताएगा भाई, ये तो अभी कुछ वीडियोज़ हैं, कुछ सोशल मीडिया पे होता है, तो वो ज़ाहिर है इस तरह जो है वो फैलती हैं, और फ़ेक भी हो सकती हैं, अफ़वाहें भी हो सकती हैं। लेकिन ये है कि अभी जो है वो तुर्की के ग्रुप का जो है कब्ज़ा हो चुका है सीरिया का, ये तो सच है, इसमें तो कोई शक नहीं है। अभी काफ़ी सारी ऐसी वीडियो भी निकल के आ रही हैं कि जी उसने बशर अल सईद की हुकूमत में जो है वो काफ़ी सारे कैदी ऐसे थे, जिन्होंने कभी 6-7 साल से या 10 साल से जो है वो सूरज नहीं देखा। और वो काफ़ी सारी वीडियो जो है वायरल हो रही हैं, अब मुझे नहीं पता कि वो सही हैं या गलत हैं, जिसमें जो है वो खुश हो रहे हैं, मतलब रो रहे हैं और चीख रहे हैं, जो कैदी हैं सूरज रोशनी देख के। तो ऐसी काफ़ी सारी वीडियो भी हैं सोशल मीडिया पे। लेकिन ये सच्चाई इसमें कितनी है ये मुझे नहीं पता है। हमें बंदा बोले कि या उन्होंने ज़ुल्म किया हुआ था ये वो, क्योंकि अभी पक्की रिपोर्ट नहीं है। तो इसलिए जो है वो हमें बंदा कह रहे कि ज़ुल्म किया हुआ था बशर अल सईद ने। हो सकता है वो कोई और वीडियो हो, या कहीं और की वीडियो हो, या वो पागलखाने की वीडियो हो, तो लोगों ने ऐसे ही जो है शेयर करनी शुरू कर दी हो। तो इसलिए जो है वो थोड़ा सोच समझ के जो है वो करना चाहिए, बोलना चाहिए। तो लेकिन ये है कि पाकिस्तान में बड़े खुश हो रहे हैं जी, शिया की हुकूमत ख़त्म हो गई है, अब सुन्नी की हुकूमत शुरू हो गई है। अब जो है वो पाकिस्तान जो है वो, हालाँकि पाकिस्तान को पता नहीं क्यों दूसरों के जो है मुल्क में दाखिल होने की बड़ी जल्दी होती है कि वहाँ पे सुन्नी आ जाएँ, शिया ना हों, सुन्नी हों। यहाँ पे यही बीमारी है। अपने मुल्क को नहीं देखना, मुल्क टूटने पर आया हुआ है, मुल्क को सँभालने पहले सीरिया में सुन्नी तहरीक आ गई है जी। सीरिया में सुन्नियों की जो है, मुसलमानों की, सुन्नी नहीं कहते, मुसलमानों की हुकूमत आ गई है, पहले काफ़िरों की हुकूमत थी। यार अजीब लोग हैं, शिया को काफ़िर बना के जो है वो पेश किया कर रहे हैं, और खुद जो है मुसलमान बन रहे हैं। यार मुझे बड़ी इस चीज़ से चिढ़ है, जो कि एक दूसरे फ़िरके को भी जो है वो गैर मुस्लिम समझ रहे हैं। क्या पता इनसे अच्छा बेहतर मुस्लिम हो वो। भाई ये पाकिस्तानियों की एक ना शुरू से ही बीमारी है। अपने मुल्क पे ध्यान नहीं देना, मुल्क जो है वो किस खड्डे में गिर रहा है, मुल्क पे पहले ध्यान देना चाहिए। लेकिन बाकी रही बात कश्मीर की बात, तो कश्मीर पे इम्पैक्ट जो है वो अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि अभी उसने कोई बयान नहीं दिए जो न्यू हुकूमत आई है, और देगी भी नहीं, क्योंकि उनको पता है कि इंडिया का भी साथ चाहिए। इंडिया का साथ चाहिए भाई, गोलन हाइट्स भी जो है वो भी छुड़ानी है, और उसके बाद बफर ज़ोन पे वो कब्ज़े की जो है सोच रहे हैं, उसको भी देखना है। तो तो उनका जो है वो दारुल-हुकूमत भी जो है वो खतरे में आएगा फिर। वो मेरे नहीं ख़्याल कि इंडिया के खिलाफ जाएँगे कश्मीर के मुद्दे पे। तो बहरहाल ये है कि इंडिया को इतना मुझे नहीं लगता इम्पैक्ट पड़ेगा। अगर उन्होंने कोई बयान दिया तब भी मुझे नहीं लगता कोई इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि इंडिया की एक मज़बूत साख़्त है भाई अब दुनिया में। इंडिया कोई वो किस्म का समझ ले कि कोई लोगड़-शोगड़ तो रहा नहीं है कि कोई भी उठे तो और उसे बयान दे के तो छीन ले सारा कुछ, नहीं। इंडिया अब मज़बूत हो चुका है, इसमें कोई माने या ना माने, इंडिया मज़बूत हो चुका है। जियोपॉलिटिक्स पे भी वैसे भी जो है मज़बूत हो चुका है। इकॉनमी के लिहाज़ से भी मज़बूत हो चुका है। तो इंडिया को मुझे नहीं लगता कि कश्मीर पे कोई इम्पैक्ट पड़ेगा, कोई वो बयान दे या ना दे सीरिया की नई हुकूमत जो है। बहरहाल जी मेरा यही ओपिनियन है इसके ऊपर, और नथिंग मोर देन दैट। और लेकिन ये है कि अब इंडिया ने फैसला करना, क्योंकि दोनों का पक्ष वो लेते रहे हैं पास्ट में। तो उन्होंने अब इस चीज़ को डिसाइड करना है कि वो किस पक्ष में और किस तरह फैसला लेते हैं, क्योंकि कश्मीर पे बात आएगी इस चीज़ को लेकर। और मेरे ख्याल में अब ये मुद्दा जो है ये ठंडा हो जाना चाहिए, ये ख़त्म ही हो जाना चाहिए, ये कश्मीर को लेकर और इन चीज़ों को लेकर। क्योंकि इनका पक्षपात, अगर पाकिस्तान के पास जो कश्मीर है और उसकी बात हो रही है, तो फिर मुद्दा जो है रेज़ हो सकता है।
पाकिस्तान की तरफ से, लेकिन इंडिया को इस चीज़ का डर नहीं होना चाहिए और मेरे ख़्याल में इस पे इम्पैक्ट नहीं आएगा। लेकिन ये है कि वो जो ताल्लुकात हैं, वो ख़राब हो सकते हैं इन बयानात की वजह से, और वो इंडिया को देखना पड़ेगा और न्यूट्रल रह के हमेशा फ़ैसला करते हैं। हम हर दूसरी-तीसरी वीडियो में यही बोलते हैं कि इंडिया जो है, वो न्यूट्रल फ़ैसला करता है और इस चीज़ को देखकर पक्षपात जो है, साइड जो है, वो नहीं लेता कि हमारा प्रॉफ़िट किधर है। ठीक है, मुल्क कंट्रियाँ जो हैं, हुकूमतें जो हैं, उसपे उनके ऊपर होती हैं। वो अपना बेनिफिट देखती हैं कहीं न कहीं और उस मुल्क को इस तरह लेके चलती हैं, तभी मुल्क जो है वो तरक्की करते हैं। तो एक-दूसरे के साथ मतलब है, तो वो उस तरह चल रहे हैं। लेकिन ऑन अदर हैंड इंडिया जो है इनकी पॉलिसी थोड़ी-सी डिफरेंट है। तो थोड़े अकड़ के भी चल रहे हैं, इसमें भी कोई शक नहीं है। वो मनमानी जब बंदे ने करनी होती है, तो अपनी अकड़ दिखानी पड़ती है। लेट्स सी वो क्या फ़ैसला करते हैं और क्या बयानात आते हैं, ये तो आने वाला वक़्त ही बताएगा। और वीडियो अच्छी थी और डिटेलिंग वीडियो थी। आपने इन लोगों का ओपिनियन सुना और ओपिनियन सुनने के ऊपर आपका क्या पक्षपात है, आप क्या सोचते हैं इस बारे में, कमेंट सेक्शन ओपन है जी आपके लिए। और इनकी ओरिजिनल वीडियो के लिंक और हमारे दूसरे चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगी, विज़िट करें, सपोर्ट करें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह अल्लाह हाफिज़, हाफिज़, पीस। पीस।